हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पढ़ रहे थे। इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हैं जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, स्पेशली फॉर पटवारी एग्ज़ाम एंड एसएससी जो अभी होने वाले हैं, जिसमें जीएस पूछा जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिरास की उपाधि किस शहर को मिली? तो जौनपुर एक सिटी है जिसे सिरास की उपाधि मिली, इसको याद रखना है। फिर एनी बेसेंट, जिनका बहुत ही महान योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता में, आपने होम रूल लीग का नाम सुना होगा। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल लीग आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरे होम रूल को प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले तो 1916 की बात है। ये एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी और इन्हीं की तर्ज पे फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने भी होम रूल की स्थापना की थी। जो लाल बाल पाल है उनमें से बाल गंगाधर तिलक जी का भी नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नेता थे या गरम दल के नेता थे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और 1917 में सबसे पहले जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला आता है तो फिर सरोजनी नायडू आंसर होता है, लेकिन प्रथम महिला पूछा जाता है तो फिर एनी बेसेंट आंसर आता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। बैकाल, तो काल तो बहुत गहरा होगा, तो याद रखिएगा कि बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला कौन सा केमिकल होता है? फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है? तो उसमें होता है सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा, AgBr फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन को समाप्त कब किया गया था? तो 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था तो 1911 में घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? अगर आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो जो फर्स्ट आर्टिकल है, पहला आर्टिकल में ही यही मेंशन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है। ये कैसे हम बता सकते हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अलग अलग कितने सारे 28 राज्य हैं और बाकी यूटीज हैं। तो इन सब से मिलके भारत एक संघ के रूप में बना है। इसी का मतलब होता है भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। अगर जनता नहीं होगी तो जनता के बिना आप देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि राजनीतिक शक्ति का आधार भारतीय संविधान के अनुसार क्या है? भारत की जनता है। इसीलिए चाहे आप प्रियम्बल देख लीजिए या आर्टिकल्स देख लीजिए, आपको जनता के वेलफेयर के लिए ही सारी चीज़ें मिलेंगी। और अब्राहम लिंकन जी की जो डेफिनेशन है लोकतंत्र के लिए, जो उन्होंने डेमोक्रेसी को परिभाषित किया है, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि लोकतंत्र क्या है? तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो उससे पता चलता है कि राजनीति में जो है वो असली शक्ति किसके पास है? वो जनता के पास है। जनता चाहे तो सत्ता को भी बदल सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथवे टू भारत में सबसे प्राचीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जो कर्नाटका में आता है। जो नीलगिरी है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में आता है। याद रखिएगा इसको। और नीलगिरी यूनेस्को साइट में भी शामिल है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ था? तो जो नमक कानून तोड़ने की घटना हुई थी 1930 में, याद रखिएगा। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और जो दांडी यात्रा थी, तो दांडी यात्रा भी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी। इसको भी याद रखना है आपको। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी आगामी कांग्रेस अधिवेशन की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था?
तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को आगामी आधिकारिक भाषा के रूप में चुना जाएगा? तो वो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। इसको याद रखना है आपको कि हिंदी ही आगामी भाषा होगी, ये चुना गया था ऐसा। किस किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो पिता को भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उन्हीं के साथ साथ पुत्र को भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो थे सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो देखिए, इस प्रकार के जो थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो मैडम क्यूरी थी, तो मैडम क्यूरी को भी जो नोबेल पुरस्कार मिला था उनके पति को भी मिला था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी, सबसे अधिक उम्र में किसको मिला, सबसे कम उम्र में, जैसे मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कौन सी कृषि पद्धति 21वीं शताब्दी की कृषि खेती हेतु आवश्यक मानी जा रही है? तो वो है पारिस्थितिकी कृषि, या इसको हम पर्यावरणीय कृषि भी बोल सकते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के द्वारा भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में उपयोग किया? तो याद रखिएगा, ये अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। और जो इसके पहले सत्याग्रह हुआ था तो वो चंपारण सत्याग्रह था। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर मानव हार्मोन इंसुलिन से उत्पन्न होता है, तो कहाँ पर होता है? तो ये अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में। इसको भी आपको याद रखना है। देखिए, मैंने जो साइंस की प्लेलिस्ट में लगभग 15 से 20 वीडियो साइंस के अभी डाले हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, क्योंकि आपके पटवारी के एग्जाम में 25 नंबर की सीधे सीधे साइंस आएगी। तो इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और भी जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट साइंस के वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। और ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया कि चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तो चूंकि देखिए, गांधी जी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। कब आए थे? सॉरी, 9 जनवरी को वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी का दिन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 1917 में क्या हुआ था? चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, जिसमें राजेंद्र शुक्ला नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आइए चंपारण में, इस तरीके से एक लगान की जो एक मात्रा है उससे अधिक लगान वसूला जा रहा है। तो इसके खिलाफ फिर पहला जो केस लड़ा, एक तरीके से बोल सकते हैं, पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया तो वो चंपारण में किया था। और जो 3 कठिया सिस्टम था वहां पर लगान का, उसको क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को रटने की बजाय उनको कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे तो आपको स्टोरी के फॉर्म में हमेशा याद रहेगा और उसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखिएगा, ये 1976 नहीं, 1955 होगा। प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी। और इसको भी याद रखना है कि इस समय पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये आपको याद रखना है। फिर अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जो अंडे का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटीन होता है, इसको भी याद रखना है आपको। विश्व में सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर कहाँ पर है? तो ये मिस्र में स्थित है। और जिसमें क्या है, स्वेज नहर जो है वो किस किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को जो लाल सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। और स्वेज नहर, याद रखिएगा, आप इसको भूला से याद कर लीजिएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे भूला से। भूला मतलब क्या है? भूमध्य सागर। और ला से क्या है? लाल सागर। ओके। फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो इसको याद रखिएगा कि 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने घोषणा की थी कि भारत का विभाजन किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए जाएंगे, इस तरीके से भारत का विभाजन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम
जो ऑक्टेन ह्यूम थे उनकी क्या भूमिका थी, तो उन्हें एक आधिकारिक पद दिया गया था कांग्रेस का महासचिव का, तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। फिर यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को वैश्विक धरोहर स्तर, मतलब यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट जो है, जो ये वाला वेस्टर्न घाट है, इसको कब किया था यूनेस्को ने शामिल, तो 1 जुलाई 2012 को, याद रखिएगा 1 जुलाई 2012 को वेस्टर्न घाट को क्या किया गया था, शामिल किया गया था यूनेस्को में। याद रखिएगा ये जो वेस्टर्न घाट है ये बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी से रिच है, यहाँ पर बहुत सारे आपको कटे फिटे तट भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जैव विविधता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। फिर भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, हाथी मेरे साथी, याद रखिएगा इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत कब की गई, तो 2011 से 2020 तक का समय था, इसको भी आपको याद रखना है। विश्व में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, तो विश्व में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को, इसको आपको याद रखना है। फिर डोपिंग विधि किस फसल में अपनाई जाती है, डेपोंग, सॉरी डोपिंग नहीं है डेपोंग है, डेपोंग विधि किस फसल में अपनाई जाती है, जिसका विकास सबसे पहले कृषि हेतु फिलीपींस में किया गया था, तो याद रखिएगा ये धान या जो पौधों की रोपाई होती है, क्योंकि जो धान की फसल होती है तो उसमें पौधे को रोपा जाता है, तो याद रखिएगा धान के लिए ये डेपोंग विधि यूजफुल होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया था, तो ये अडयार में बनाया गया था, इसको भी याद रखना है आपको। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो जनहित याचिका है वो हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा सकती है, तो आपको इसको याद रखना है कि दोनों आयोग में की जा सकती है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है कि जो केंद्र राज्य संबंध है, जो सेंटर है और जो राज्य है, तो केंद्र और राज्यों के संबंध में जो शक्ति का संतुलन बनाया गया है, तो वो किस आयोग ने गठित किया था, तो सरकारी आयोग ने गठित किया था, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ना तो केंद्र को ही सारी शक्तियां प्राप्त है ना ही राज्य को, दोनों के संतुलन से ही क्या किया जा सकता है, शासन को चलाया जा सकता है। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है कि धान्य फसलों चावल गेहूं जौ मक्का बाजरा ज्वार आदि में संतुलन बनाए रखने के लिए जो NPK नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है, इनका जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, तो वो 4:2:1 होना चाहिए, इसको याद रखना है। 4:2:1 है, वो क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए 4:2:1। भारत का पहला महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल है 76, इसको याद रखना है आपको। और जो अटॉर्नी जनरल रहता है ये कौन होते हैं, ये भारत के प्रथम विधि पुरुष कहलाते हैं, मीन्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी केस अगर जाएगा तो वो सबसे पहले इन्हीं के पास जाएगा, यही वो केस हैंडल करेंगे, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस पवन तंत्र से होती है, तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस होते हैं जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जो नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में जो बारिश होगी वो किसके कारण होगी, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। भौतिक पर्यावरण में कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है, एक तो होगा स्थल मंडल, एक होगा जल मंडल और तीसरा होगा वायुमंडल, तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर संघीय लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सॉरी, यदि आपने आयोग वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने 5 से 6 आयोग पढ़ाए हैं अभी तक, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर आयोग सर्च करना है और उससे जाके आपको आयोग पढ़ना है, जिसमें हमने यूपीएससी, नीति आयोग, एमपीपीएससी, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पढ़ चुके हैं हम, तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको यहाँ पर हेल्पफुल होंगे। तो याद रखिएगा कि
यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी का मेंशन किया गया है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में संख्या करने की वृद्धि शक्ति किसके पास होती है? अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या में फेरबदल करना है तो ये शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है, इसको याद रखना है। फिर सौर मंडल में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो पहले ये 67 थे, अब 69 हो गए हैं। इसमें फेरबदल होता रहता है, इसको देख लीजिएगा। यदि वे लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है कि यदि लोग अच्छे हैं, मीन्स यहाँ पर बात होने है कि जो नेता हैं अगर वो अच्छे होंगे और जो प्रशासनिक पदों पर हैं जो व्यक्ति हैं वो अच्छे होंगे, तो यदि किसी भी देश का संविधान बुरा भी है तो वो उसको अच्छा बना देंगे। ये कथन था डॉक्टर अंबेडकर जी का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा और इसको आप अपने आंसर में कोट भी कर सकते हैं। 1950 में एक योजना आयोग का गठन किसके मतलब प्रस्ताव पर किया गया था? कैसे हुआ था? तो एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। क्या आपको पता है कि नीति आयोग का निर्माण कब किया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर भारत की जैव विविधता को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारत की जैव विविधता को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो ये आर्टिकल नंबर 73 यदि आपने पढ़ा होगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा इसको। फिर 6वीं अनुसूची में किन राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 6वीं अनुसूची में विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है आमे मित्र को। आपको याद रखना है आमे मित्र, तो इसमें असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है आमे मित्र से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन क्वेश्चंस में से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसको आप रिवाइज कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।